हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं एक वीडियो सुन रहा था और उसमें गोल्डन युग डेली के संपादक के माध्यम से ये बताया जा रहा था कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने कहीं ये कहा है IBA और DFS से कि जो रिटायरीज हैं उनके मैटर को सुना जाए। अब ये बहुत पहले की बात थी, हमने सोचा दोबारा कहा होगा। जब मैंने इसकी इंक्वायरी की तो पता चला ये कोई 2020 का कहा हुआ उनका स्टेटमेंट था। एनीवे, उन्होंने कहा और ये बात भी सही है, उन्होंने कहा था। लेकिन मैं देख रहा था कि चारों ओर से पेंशन अपडेशन की बातें हो रही हैं, लेकिन हम एक्चुअल चीज़ पर आते हैं आज कि हम जो बातें कर रहे हैं क्या वास्तव में वो सही है या गलत है। अभी 12th बाईपार्ट सेटलमेंट हुआ, उसमें कुछ 18 पॉइंट इन्होंने रेजिडुअल इश्यूज में रखे। अब रेजिडुअल इश्यूज को सुलझाने के लिए पेंशन रेगुलेशन 995 में रूल नंबर 56 है, वो है रेजिडुअरी प्रोविजंस, ये वाला। और ये रेजिडुअरी प्रोविजंस जो हैं ये कुछ रेजिडुअल इश्यूज को सुलझाने का काम करेंगे। अब रेजिडुअल प्रोविजंस ये कहते हैं कि यदि पेंशन संबंधी कोई भी दिक्कत है, कन्फ्यूजन है, डाउट है, तो आप सेंट्रल सिविल सर्विस रूल्स 1972 का हवाला देकर के उनको सुलझाओगे। अब सेंट्रल सिविल सर्विस रूल्स 1972 कहाँ कहाँ लागू होंगे? एक तो उन्होंने ये कहा है पेंशन अपडेशन ऑफ पेंशन फॉर पास्ट रिटायरीज। तो स्वाभाविक सी बात है, यदि ये विकल्प यहां पे है पेंशन रेगुलेशन 995 में, तो भाई आपका जो रेजिडुअल इश्यूज हैं उसे सुलझाने का सॉल्यूशन खुद आपके पेंशन रेगुलेशन 995 में दे रखा है, तो फिर आप क्यों नहीं करते हो? ये 18 रेजिडुअल इश्यूज, इनका बहाना लेकर के IBA और UFU समय समय पर मिलते हैं और समय समय पर इनके वक्तव्य आते हैं, इनके सर्कुलर आते हैं, होता जाता कुछ नहीं है। लेकिन इन सब चीज़ों को पढ़ते हुए मेरे एक माइंड में दिमाग बात आई कि भाई ये IBA के अनुसार और UFU के अनुसार जैसा इनमें सेटलमेंट हुआ है, पेंशन अपडेशन जो है एक रेजिडुअल इश्यू है और साथ में इंप्रूवमेंट इन पेंशन स्कीम। अब ये पता नहीं इंप्रूवमेंट इन पेंशन स्कीम और अपडेशन पेंशन में दोनों में क्या फ़र्क है। अब हो सकता है इंप्रूवमेंट इन पेंशन में ये हो सकता है कि यदि CCS रूल्स का हवाला लिया जाएगा तो सेंटर में 20 ईयर्स में लास्ट पीरियड उनका 50% पेंशन है। अब वो तो इंप्रूवमेंट हो सकता है, वही कहानी हो सकती है, और तो को हो नहीं सकता। अब इसको भी आप कर सकते हो क्योंकि आपकी रेजिडुअरी प्रोविजंस में ये दे रखा है। लेकिन हम दूसरी बात कर रहा हूं मैं, भाई आपके पास रेजिडुअल इश्यूज हैं और इन रेजिडुअल इश्यूज में से कुछ इश्यूज को सुलझाने के लिए, जैसे पेंशन अपडेशन है आपका और आपका इंप्रूवमेंट इन पेंशन स्कीम है, ये दोनों मुद्दे रूल 56 और रेगुलेशन 95 में दे रखे हैं, 995 में दे रखे हैं, 1995 में दे रखे हैं, उससे सुलझाते क्यों नहीं है? लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है कि ये रेजिडुअल इश्यूज में पेंशन अपडेशन का मुद्दा रेजिडुअल इश्यूज में रखते हैं, यानी ये चाहते हैं इसको सुलझा दिया जाए। पर दूसरी ओर IBA माननीय सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देते हैं देयर इज नो प्रोविजन पेंशन रेगुलेशन 95 BEPR 995 फॉर एनी अपडेशन द पेंशन बैंक एम्प्लॉय ऑफिसर्स का मतलब कोई ऐसा प्रावधान है ही नहीं। भाई ये कौन सा चरित्र है? एक और आप पेंशन अपडेशन को सुलझाने के लिए अपने रेजिडुअल इश्यूज में रखते हो और उसी के ऊपर आप कोर्ट में जाकर के कहते हो कि पेंशन रेगुलेशन में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। मैं तो समझ से परे है कि इतना बड़ा कंट्रोवर्शियल, इतना डिबेटेबल, इतनी अनलॉफुल चीज कैसे हो गई। आप कहते हो रेजिडुअल इश्यूज हैं, उसमें पेंशन अपडेशन है, आपके समझौता में कहते हो आप 12th बाईपार्ट सेटलमेंट में, लेकिन कोर्ट में आप कहते हो कि पेंशन रेगुलेशन अपडेशन का कोई वही नहीं है। अब ये तो बात समझ में नहीं आई। और उसके बाद ये जो आपके रेजिडुअल इश्यूज हैं, इनकी जब वार्ताएं होती हैं
तो फर्स्ट नंबर पर दे रहा है इंप्रूवमेंट इन पीएलआई स्कीम, और उस सेकंड नंबर पर है अपडेशन ऑफ पेंशन फॉर पास्ट रिटायर्ड, और उसके बाद है इंप्रूवमेंट इन पेंशन स्कीम। यानी 3 मुद्दे फर्स्ट ये है, यानी पेंशन अपडेशन सेकंड नंबर पर है। लेकिन जब वार्ताएं होती हैं यूएफबीयू की और आईबीए की, उस समय जो प्रायोरिटी बेसिस पर जो मुद्दे दे रखे हैं, फर्स्ट में जो मुद्दे दे रखे हैं वो गायब हो जाते हैं और नए मुद्दे आ जाते हैं जो इसमें है ही नहीं, और वो है 5 डे बैंकिंग। इन रेजिडुअल इश्यूज में मुझे तो सारा देख लिया, हो सकता है मैं गलत हूं, इसमें 5 डेज बैंकिंग रेजिडुअल इश्यूज में नहीं है, जिसके के लिए वेंकटाचलम साहब ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से धमकी दे रखी है कि हम इसको तो लेकर के ही रहेंगे। अब लेकर के इसलिए रहोगे क्योंकि आईबीए में जो सदस्य हैं, मेंबर सदस्य हैं, वो 251 हैं, और 251 सदस्यों के कर्मचारी, तो स्वाभाविक सी बात है आपको वहाँ से कंट्रीब्यूशन आएगा, आपको सहयोग मिलेगा, वो पेंशनर से तो मिलेगा नहीं। वेंकटाचलम साहब हमें आप ये बताइए, और हम आईबीए से ही पूछते हैं कि आप पेंशन अपडेशन को रेजिडुअल इश्यूज में रखते हो, लेकिन कोर्ट में जाकर के कहते हो कि पेंशन अपडेशन का कोई क्या नहीं है, प्रोविजन ही नहीं है 995 वाले में। तो आप ये बताओ, ये जो कंट्रोवर्सी है कौन सही है? आप कोर्ट में सही हो या आप अपने सेटलमेंट में जो कर रखा है आप वहां सही हो? क्योंकि ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। अब या तो ये है कि गुमराह करने के लिए आपने रेजिडुअल इश्यूज बनाया, उसमें पेंशन अपडेशन डाल दिया, लेकिन आप अंदर अंदर और ही कोई खाद खोद रहे हो। अब हम आते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के वक्तव्य पर, 2020 का था, उन्होंने कहा था डीएफएस से कि इनको ओआरओपी मिले, लेकिन वो तो 5 साल निकल गए, 5 साल तक कुछ हुआ नहीं। अब किसी ने जो राइटअप लिखा, किसी ने राइटअप पढ़ा होगा तो यहाँ डाल दिया होगा, उसका कोई मतलब है नहीं। हम फिर कहना चाह रहे हैं कि ये जो यूनियंस हैं और आईबीए है, आईबीए तो स्टैट्यूटरी बॉडी है ही नहीं, ये प्राइवेट बैंकों का एक संघ था। कर्मचारी और एम्प्लॉयज ऑफिसर्स में आपस में सहमति के लिए, और यही चलता आ रहा था और कस्टमरी हो गया। लेकिन यदि आप ट्रेड यूनियन एक्ट को पढ़ोगे 1926 वाले को, तो ट्रेड यूनियन के लिए 2 चीज़ें अलाउड थी। एक तो जनरल फंड थे, जो ये जनरल जो आमतौर पर लेते हैं मेंबर से, वो आप कर सकते हो। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पॉलिटिकल फंड भी था, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल फंड था। इसमें जो लोग ऑफिस बियरर बने, उन लोगों ने इसको एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना दिया और ये अपने अपने कार्यों में लग गए, और यही आजकल ये यूएफबीयू कर रहा है। अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता कि रेजिडुअल इश्यू को सुलझाने के कुछ उपाय तो स्वयं जो आपका पेंशन रेगुलेशन 95 है, 1995 में है, उसमें है, उसको सुलझाया जा सकता है। क्योंकि जो कंडीशंस, जो टर्म्स एंड कंडीशंस सेंट्रल सिविल रूल्स में दे रखी है पेंशन की, उनसे सुलझाया जा सकता है। लेकिन 2 बातें नहीं हो सकती, एक तो साथ में ये कहना कि पेंशन रेगुलेशन का कोई विकल्प ही नहीं है उसमें, और साथ में ये कहना कि हमारे रेजिडुअल इश्यूज का मैटर है, हम इसको सुलझा रहे हैं। ये बात समझ से परे है। और हम तो यही चाहेंगे कोई हो तो इन चीज़ों को कोर्ट के सामने रखा जाए कि ये बताओ तुम असलियत क्या है। एक बार तुम पेंशन देना चाहते हो और कोर्ट में आप दूसरी बातें कहना चाहते हो। ये सारा जो मैटर है बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग है। मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, आईबीए पेंशन अपडेशन के मामले में कुछ भी नहीं करने जा रहा है जब तक इनको डीएफएस या फाइनेंस मिनिस्ट्री से रिटन मैंडेट नहीं मिलता है इसको सुलझाने का। अदरवाइज रेजिडुअल इश्यू तो कुछ भी नहीं है, ये आंखों में धूल झोंकने का एक मुद्दा है, जिसमें आईबीए और आपके जो यूएफबी के मेंबर्स हैं वो मिलते रहते हैं और वार्ताएं करते रहते हैं। और वैसे हम सारे आईबीए को दोष नहीं लगाएंगे, क्योंकि आईबीए में केवल जो 12 मेंबर्स हैं पब्लिक सेक्टर बैंकों के, वही इसमें शामिल हैं, और उन्हीं के ये मुद्दे हैं। ये प्राइवेट बैंकों के मुद्दे नहीं हैं, ये फॉरेन बैंकों के मुद्दे नहीं हैं, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के मुद्दे नहीं हैं। ये है सारी कहानी कि इनके जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हैं वो कहीं बैठता नहीं है हिसाब किताब। क्योंकि इनको जब जितना अंदर डीप स्टडी करोगे, बस हमको डाउट में रखा जा रहा है, और इसका मेन कारण पेंशन अपडेशन नहीं होना है, इनकी नीयत में खोट है, ये चाहते ही नहीं करना। अदरवाइज हम तो सारी यूनियन से या जो रिटायरीज यूनियन एसोसिएशन से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप एसोसिएशन के पीछे, आईबीए के पीछे भागना बंद करें,
क्योंकि उन्होंने तो ऑलरेडी कोर्ट में कह रखा है कि कोई इनका अपडेशन नहीं है। यदि आप कर सको अपने स्तर से तो आप जा करके करें, फाइनेंस मिनिस्टर से मिलें, डीएफएस से मिलें, किसी से ही मिलें, लेकिन आईबीए से मिलने से कोई फायदा नहीं है। और वहाँ से कुछ मैंडेट दिलाएं तब कहीं आईबीए आगे बढ़ेगा। आईबीए को ऐसी कोई पावर नहीं है कि आईबीए अपनी ओर से पेंशन अपडेशन की शुरुआत कर दे। और दूसरा ये आपका जो डीए न्यूट्रलाइजेशन का है 808 तक, इसके बदले इन्होंने एक्स ग्रेसिया दिया है और कुछ भी नहीं है। ये मुद्दा है, चलता रहेगा, ये चलाते रहेंगे। कोई इनको पता है वो कोर्ट में जाएगा, 10-15 साल चलेगा, उसके बाद में फिर आएंगे, फिर उसके बाद ये इसको ठीक करेंगे 10-15 साल बाद, जब तक और नया कोई बेस ईयर बदल जाएगा। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।